नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खास बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत पंजाब की खबर से। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अमृतसर में 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की आधारशिला रखी। 8 करोड़ की लागत वाले इस प्लांट से रेलवे 14 लाख यूनिट बिजली उत्पादित करेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सोलर पावर प्लांट की आधारशिला रखी। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद रहे। पंजाब की गुरु नगरी अमृतसर ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ा दिया है। दरअसल कटरा के साथ ही अमृतसर भी ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जहां सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी आधारशिला रखी और इसे पंजाब में रेलवे के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि अमृतसर को ज़्यादा से ज़्यादा देश का एक अच्छा रेल के मामले में अहम स्थान वाला जगह बनाने की हम कोशिश करते हैं। आज एक खुशी की बात है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी का एक नया मेगावाट का प्लान अभी शुरू किया जाएगा। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि 8 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले इस पावर प्लांट से रेलवे 14 लाख यूनिट बिजली पैदा करेगा, जिससे रेलवे को हर साल 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। आज बड़ी खुशी है कि सुरेश प्रभु जी इत्थे आके रेलवे स्टेशन से रूफ टॉप जो सोलर एनर्जी ਉਹਦਾ आरंभ कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 मेगावाट बिजली इत्थे पैदा होगी और ਇਹਦੇ ਨਾਲ स्टेशन रेलवे कॉलोनी ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ जिन्नी बिजली चाहिए है वो इत्थे पैदा होगी। इस सोलर पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी और रेलवे वर्कशॉप को सप्लाई की जाएगी। रेलवे को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को जून 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। 8 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले इस सोलर प्लांट से रेलवे को 14 लाख यूनिट बिजली हासिल होगी, जिससे रेलवे को सालाना 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि पट्टी से फिरोजपुर रेल लिंक का काम केंद्र सरकार पूरा करेगी और पंजाब अपने हिस्से के 50% पैसे जब चाहे दे सकता है। अमृतसर में रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे की ओर से पंजाब के विकास के लिए हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। सुरेश प्रभु ने कहा कि पंजाब देश का अहम राज्य है और उसके विकास के लिए रेलवे हर मुमकिन मदद करेगा। गुरु नगरी अमृतसर को सोलर पावर प्लांट की सौगात दिए जाने के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जल्द ही हाई स्पीड ट्रेन की सौगात दिए जाने की भी बात कही। सुरेश प्रभु ने कहा कि टेल्को ट्रेन का ट्रायल अगर पूरी तरह से सफल होता है तो दिल्ली अमृतसर के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन भी चलाई जाएगी। अभी हाल ही में रेल की स्पीड बढ़ाने की भी कोशिश करें। टेल्को करके जो स्पेन की कंपनी है उसके ट्रायल हो चुके, 180 किलोमीटर तक हम जाके पहुंच गए। बादल साहब, ये ट्रायल यदि सक्सेसफुल होते हैं तो और कुछ महीनों में हम ये भी कोशिश करेंगे कि दिल्ली टू अमृतसर भी इस तरह की एक स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी ताकि कुछ घंटों में ही यहाँ से लोग दिल्ली जाकर पहुंच सकते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पंजाब के विकास के लिए रेलवे की ओर से हर मुमकिन मदद दिए जाने की भी बात कही। पंजाब ये हमारे देश का एक अहम राज्य है। पंजाब से जो अनाज यहाँ के किसान मेहनत करके बनाते हैं उससे ही पूरे देश के जनता को भी खाने के लिए फूड सिक्योरिटी मिल जाती है। पंजाब ऐसा एक राज्य है जहाँ के बहुत सारे नौजवानों ने देश की रक्षा के लिए भी अपनी जान दे दी है। ऐसे राज्य के विकास के लिए रेल की तरफ से हम पूरी मात्रा में जो भी कदम उठाने की जरूरत है उठाएंगे। गौरतलब है कि गुरु नगरी अमृतसर को रेलवे की ओर से सोलर पावर प्लांट की सौगात दी गई है। इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी केंद्र का शुक्रिया अदा किया है।
रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने टेलगो ट्रेन के सफल होने पर दिल्ली टू अमृतसर हाई स्पीड ट्रेन चलाने जाने की बात भी कही। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ संदीप ओबरोल, जी मीडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और रेल मंत्री सुरेश प्रभु गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घुमन में संत नामदेव यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। पंजाब दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जहां अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया, वहीं गुरदासपुर में ऐलान किया कि पंजाब में रेलवे से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरे किए जाएंगे और प्रदेश को रेलवे की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। 50% केंद्र राज्य सरकार से जो लेना है वो जब राज्य सरकार को संभव होगा सब राज्य सरकार देती रहेगी, लेकिन ये परियोजना पूरी होने से जो लाभ पंजाब को पूरे देश को मिलेगा वो लाभ को कार्यान्वित करने के लिए हम लोग परियोजना पूरी करने के लिए काम करेंगे। पंजाब सरकार के साथ में अब नई कंपनी भी खोल रहे हैं। सुरेश प्रभु की पंजाब के लिए दरिया दिली से गदगद सूबे के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी रेल मंत्री का दिल खोलकर शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की कि वो पंजाब के सिर पर अपना हाथ बनाए रखे। रेलवे मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करना, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है, कलिया अनाउंसमेंट नहीं की, उन्होंने मंजूरी दे दी है एक अमृतसर को फिरोजपुर ਨਾਲ जोड़ने वास्ते रेलवे लाइन। गुरदासपुर में मुख्यमंत्री नामदेव यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार भी उनके साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहां भाषा भवन और यात्री निवास की भी आधारशिला रखी। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल कांग्रेस की देन है। साथ ही उन्होंने सरहदी किसानों की मदद के लिए भी केंद्र से गुहार लगाई है। सरहद के किसानों की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र से तुरंत मदद की मांग की है। पंजाब के सरहदी इलाकों में किसान ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजहों में शामिल हैं। किसान यहां 4 फीट से ऊपर खेती नहीं कर सकते। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बाद वो अपने खेतों पर नहीं जा सकते। खेतों में समय के अनुसार पानी नहीं दे सकते। मिट्टी की नमी के हिसाब से खेतों में जुताई नहीं कर सकते। किसान जमीन की जुताई के लिए सप्ताह में एक ही बार ट्रैक्टर लेकर जा सकते हैं। सरहदी इलाके में खेत होने से सख्त नियम कायदों की वजह से खेतों में काम करना मुश्किल है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर केंद्र से किसानों की जल्द मदद की मांग की है। नहीं, मुआवजा एक ਤਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे थे। यहां उन्होंने खेती किसानी के साथ ही पंजाब के पानी की हिस्सेदारी और समस्या पर भी चिंता जाहिर की। वहीं सीएम ने एसवाईएल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रधानमंत्री जी को नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला वो फिर देखेंगे। लेकिन ये असी जनता ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ हैं कि पानी नहीं जाना। दसो तुसी क्या दो। देखो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी ने फैसला किया, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਪੱਠਣ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। तो फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स है तो लोगों को सब पता है। सरहद के किसानों और एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत पहले भी गरमाती रही है। अब एक बार फिर सरकार के मुद्दे पर गंभीरता सियासी हवा देने के लिए काफी है। राजन गोसाई के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया, अमृतसर। इंटरस्टेट मीटिंग के दौरान दिए गए पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अपने बयान पर कहा कि मीडिया ने उनके बयान का गलत मतलब निकाला। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग में राज्यों को निजी हक पर केंद्र के हस्तक्षेप से इनकार किया है। सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनके बयान के गलत मतलब निकाले गए हैं। शनिवार को हुई इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक की सफलता को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 10 साल के लंबे अंतराल के बाद इस तरह की अहम बैठक हुई जिसमें राज्यों और देश के अति महत्वपूर्ण मुद्दे उठे।
हालांकि उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया में आए अपने इंटरस्टेट काउंसिल के दौरान दिए बयान पर कहा कि मीडिया ने उसका गलत मतलब समझा। Actually, I read the today's paper, which was completely misquoted my speech and my sentiments. What I had said was that Shromani Akali Dal always stood by federal structure. We are the only party since last 20 years been raising the issue of that more powers to the states. पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बैठक में स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर और डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द स्टेट्स के मुद्दे उठाए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल लंबे वक्त से राज्य के मुद्दे उठा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा कि मोदी राज्यों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। And this is the first time we have a very strong and decisive Prime Minister who himself has been the Chief Minister, and under him, since he's come, he's brought about a lot of changes. Prime Minister, since he had been the Chief Minister, and we have a right Prime Minister who has also been the Chief Minister, who knows the problems, and keeping that in mind, we have the right person in the right place now. वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा, केंद्र ने पंजाब को काफी कुछ दिया है। ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, 32 ਤੋਂ 42 ਕਰਤਾ, ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਦਾ 32 ਤੋਂ 42 ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, स्टेप बाय स्टेप होएगा। ਅਸੀਂ काफी कदम आगे बढ़े हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के साथ हुई इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल का मुद्दा उठा था और सुखबीर सिंह बादल का कहना कि उनकी तरफ से वकालत की गई थी कि केंद्र राज्यों को और सहयोग दे। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टॉक टू एके प्रोग्राम के तहत लोगों से रूबरू हुए और आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दिल्ली में किए गए कामों का ब्यौरा दिया। साथ ही कई मुद्दों पर पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टॉक टू एके के जरिए लोगों के मुखातिब तो जन सरोकार के मुद्दे पर हुए, लेकिन पूरे कार्यक्रम में पंजाब का मुद्दा छाया रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टॉक टू एके कार्यक्रम में लोगों से मुखातिब हुई, जहां सवाल जवाब का सिलसिला भी चला, लेकिन पूरे कार्यक्रम में पंजाब का मुद्दा हावी रहा। अरविंद केजरीवाल ने अपने संवाद में जहां पंजाब सरकार द्वारा सीपीएस की सुख सुविधाओं पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया, वहीं शिक्षा प्रणाली के मुद्दे पर भी सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब के अंदर डेली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का पता नहीं 1 लाख या 1 करोड़ रुपए की उनका केवल गाड़ी का बिल आता है। हम ढेला नहीं दे रहे इनको बेचारों को, अपनी जेब से पैसा खर्च रहे, तब भी इन बीजेपी कांग्रेस वालों को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब की नहीं हो सकती। हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि सब जगह के हो सकते हैं अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल विल हो और सरकार ईमानदार हो। डोंट मेस अराउंड विद द यूथ ऑफ दिस कंट्री, डोंट मेस अराउंड विद द एजुकेशन ऑफ दिस कंट्री। अरविंद केजरीवाल टॉक टू एके कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संगीतकार विशाल ददलानी भी मौजूद रहे। पंजाब में कबूतरबाजी और फौजी एजेंट के शिकार होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के लिए केजरीवाल ने सूबे में कमजोर कानून को वजह बताया। साथ ही पंजाब में टीचर की भारी भरकम तनख्वाह पर भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। जितने फर्जी एजेंट हैं इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। दूसरा, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सही जानकारी देने के लिए द पंजाब गवर्नमेंट वुड सेट अप अ बोर्ड। सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर्स को तनख्वाह ठीक ठाक मिलती है, लेकिन इतना ज़्यादा पूरा सिस्टम इतना ख़राब है कि पूरा टीचिंग जो कम्युनिटी है वो डिप्रेशन में थी। उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। टॉक टू एके कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर खूब निशाने साधे। वहीं हर बार अपनी सरकार बनने का हवाला देकर बेहतरी और सुधार का दावा करते दिखे, जो साफ इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी की नजर इस वक्त पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम टॉक टू एके पंजाब के मुद्दे पर केंद्रित रहा और सीधे सीधे यही कह सकते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीधी नजर पंजाब विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ अरविंदर सिंह, जी मीडिया। अरविंद केजरीवाल आज शाम अमृतसर पहुंच गए। वो कल श्री हरमंदिर साहिब में सेवा करेंगे। हालांकि अमृतसर पहुंचने पर केजरीवाल का आम आदमी सेना ने विरोध किया।
यूथ मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथों और खासतौर पर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ करने पर विवादों में घिरी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर पहुंच रहे हैं और कल वो सुबह सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में जाएंगे, वहां पर माफी के लिए सेवा करेंगे। हालांकि एचएस फुल्का ये साफ कर चुके हैं कि यूथ मैनिफेस्टो पे जो कुछ भी हुआ, विवाद हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो सेवा करेंगे, यहाँ पर आकर पार्टी की ओर से माफी भी मांगेंगे। और हालांकि और उनके यहाँ पर पहुँचने पर दिल्ली से आम आदमी सेना यहाँ पर पहुंची है और उनके खिलाफ जो है नारेबाजी कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने वाले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की तर्ज पर पंजाब को लूटने की भी उनकी जो साजिश है उसे आम आदमी सेना जो है वो नाकाम करेगी। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से यहाँ पर तैनात की गई है। राजा सांसी एयरपोर्ट से लेकर अमृतसर तक, सर्किट हाउस तक भारी मात्रा में फोर्स जो है वहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी इस दौरे के दौरान ना हो जाए। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में भारत के 2 शहरों को मिली जगह। सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स हुए शामिल। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को आज यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। इस्तांबुल में टर्की में 14th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस में आज ये फैसला लिया गया है कि चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक जगह दी गई है। और इसकी जानकारी देते हुए चंडीगढ़ के रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने ये ट्वीट किया है और खुशी जताई है कि उन्हें बहुत मान महसूस हो रहा है कि चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। और साथ ही साथ अगर चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी बहुत खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है चंडीगढ़ के लिए ये। और साथ ही साथ लोगों की बात करें तो लोग भी इस अचीवमेंट के लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं। और जो 14th सेशन हुआ है आज इस कॉन्फ्रेंस में, आज ये फैसला लिया गया है यूनेस्को की तरफ से कि चंडीगढ़ जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। कैमरामैन अश्विनी के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर समर्थन के लिए सभी पार्टियों का आभार जताया। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है। सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने विपक्ष को जीएसटी समेत सभी अहम बिलों पर बनाने की कोशिश की। कांग्रेस ने उत्तराखंड और अरुणाचल के मुद्दे पर सरकार को घेरा, विधेयकों को पास करने में मदद का भरोसा दिया। विपक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की। समाजवादी पार्टी ने जीएसटी के मामले पर छोटी पार्टियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है, यानी सदन चलाने के लिए वो सहयोग देंगे और बिल्स के बारे में ऑन मेरिट वो अपना सहयोग देने वाले हैं। इसलिए ऐसे नहीं है हम केवल 1 या 2 पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं, हम सभी पार्टियों के साथ बात करेंगे। जो भी बिल जनता के हित में होगी, लोगों के हित में होगी, बिल लोगों के हित में होगा, युवकों के हित में होगा, इंडस्ट्री के हित में होगा, प्रोग्रेस के हित में होगा, ग्रोथ के हित में होगा, ऐसे बिलों की हम जरूर ऑन मेरिट पास करेंगे। जीएसटी बिल पर ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और बीजेपी 2 लोग मिलकर सिर्फ उसको पास कर लेना चाहते, बाकी विपक्ष दलों को कहीं ना कहीं बाईपास किया जा रहा है। हमने कहा इस टेंडेंसी को आपको बंद करना चाहिए और जीएसटी बिल पे आप सभी लोगों की सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। संसद का 20 दिन का सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा में 56 बिल लटके हैं। 11 बिल लोकसभा में लंबित है, जबकि 45 बिल राज्यसभा में लटके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान जहां सरकार कई अहम बिलों को पास कराना चाहती है, वहीं विपक्ष सरकार को बॉर्डर सिक्योरिटी, गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने वालों को देशद्रोही बताया है।
हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में बिगड़े हालातों को लेकर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ने वालों को करारा जवाब दिया है। वीके सिंह ने फेसबुक पर बेहद तीखी पोस्ट लिखी है। सिंह ने लिखा, दोस्तों, जब आतंकवादी, ईर्ष्यालु पड़ोसी और देश में रहकर उसे ही तोड़ने वाले देशद्रोही एक सुर में राग लापें, तो समझ लीजिए कि उनके खेमे में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। कुछ प्रश्न के उत्तर कश्मीर के लोगों को उनसे पूछने चाहिए जो उन्हें दंगे में जाने के लिए उकसाते हैं। सेना और पुलिस पर सवाल उठाने वाले लोगों को भी वीके सिंह ने जवाब दिया। पिछले साल जब कश्मीर में बाढ़ आई थी, बुरहान वानी ने कितने कश्मीरी को बचाया था। बुरहान वानी उस भारतीय सेना के खिलाफ हमले के लिए युवाओं को उकसाता था। क्या ये हमारे शहीद हैं? भारतीय सेना ने उसे मार गिराया और हमें गर्व है अपनी सेना पर। कश्मीर में जारी तनाव के बीच आतंकी हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज ने कहा, बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान को भारत से संबंध खत्म करने चाहिए। हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार को भारत से विदेशी और कारोबारी संबंधों पर रोक लगाने की नसीहत दी है। हाफिज ने पाक सरकार से अपना उच्चायुक्त वापस बुलाने और भारत के उच्च आयुक्त को वापस भेजने को कहा है। वहीं वीके सिंह ने फेसबुक स्टेटस पर कश्मीर पर अपना हक जताने और कश्मीर का राग अलापने वालों को हिदायतें भी दी है और कहा है कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा और इस विचार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया। झज्जर में सोने की नकली ईंट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि ये गिरोह असली टुकड़ा दिखाकर नकली सोने की ईंट बेचता था। ये खबर आपको सावधान करने वाली है क्योंकि हम खुलासा करने जा रहे हैं नकली गोल्ड बिस्किट का। इस गोल्ड बिस्किट को देखकर आप भी यही कहेंगे कि काश मेरे पास भी एक बिस्किट होती। लेकिन आपको हम इस तस्वीर की पूरी बानगी बताते हैं। दरअसल ये नकली सोने की बिस्किट हैं और झज्जर पुलिस की सीआईए टीम ने इसके पीछे काम कर रहे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। ये सोने की नकली ईंट बेचते हैं, भोले भाले आदमियों को फंसाते हैं। ईंट चाहे 50,000 की बिक जाओ चाहे 3 लाख की बिक जाओ, नकली सोने की ईंट होती है। टुकड़ा देते हैं सैंपल का, असली दिखाते हैं तो असली समझ के खरीद लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में नकली ईंट होती है सोने। ये गिरोह बड़ी सफाई से अपने ग्राहक का चुनाव करता और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर 1500 रुपए की ईंट को 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक में बेचते थे। ये नकली गोल्ड बिस्किट उत्तर प्रदेश से बनकर यहाँ आती है। मामले में फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पुलिस का दावा है कि गिरोह के बाकी सदस्य भी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। इसके साथी अभी हम और पकड़ेंगे, एक दिन की रिमांड पे लिया है। कहाँ से है ये? राजस्थान से है। तो अभी तक कुछ खुलासा हुआ कितनी ईंट बेच चुका है? अभी इसकी पहली बताया है ये, बट अभी से पूछताछ जारी है। रिमांड पे लिया है इसको। असली नकली का खेल खेलने वालों की इस शहर में कमी नहीं है। इस बार तो पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन आपको ऐसे नकलचियों से सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर कोई ऐसा ही बहरूपिया हाथ फेर जाए। झज्जर पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस का दावा है कि गिरोह के बाकी सदस्य भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। संजीत खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। मॉनसून अपना असर दिखाने लगा है। जगह जगह पर लगातार बारिश हो रही है। कैचमेंट इलाके में हुई बरसात का असर यमुना नदी में देखने को मिल रहा है। लगातार हुई तेज बारिश से यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने लगा। मॉनसून आया तो मौसम पर तो असर हुआ ही, पहाड़ों के बाद बारिश का पानी तेज बहाव में मैदानी इलाकों में भी पहुंचा, तो नदियों और नहरों में जल स्तर बढ़ने लगा और जनजीवन पर खतरे के बादल मंडराने लगे। जी हाँ, कैचमेंट इलाके में हो रही बरसात का असर यमुना नदी में देखने को मिल रहा है। हथनी कुंड में यमुना नदी का जल स्तर 1,07,000 क्यूसिक मापा गया, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई। नदी से सटे इलाकों के लोगों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को यमुना नदी पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। लो फ्लड आ चुका है। 103,988 क्यूसेक पानी इस टाइम यमुना में चल रहा है और साथ में सटे जितने भी विलेजेज हैं सबको अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हमारे सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी प्रशासन के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं अधिकारियों की माने तो ये पानी 72 घंटे बाद दिल्ली में दस्तक देगा और इसके लिए हर पल दिल्ली सिंचाई विभाग से संपर्क बनाकर रखा गया है।
पानी अपर कैचमेंट में अगर रेन होती है तो बढ़ने की संभावना है। दिल्ली ये तकरीबन 72 घंटे तक पहुंच जाता है। दिल्ली भी संपर्क है सारा उनके साथ, एससी दिल्ली के साथ संपर्क है। जब हथनीकुंड बैराज पर 70,000 क्यूसेक पानी मापा जाता है तो यमुना में मिनी फ्लड घोषित किया जाता है, लेकिन अब यमुना नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते जिले में फ्लड कंट्रोल स्थापित कर दिया गया है। वहीं आसपास के इलाकों में हर वक्त खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और प्रशासन की चिंता गहराती जा रही है। हालात अभी इतने खराब नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हथनीकुंड बैराज पर पानी 70,000 क्यूसेक आया तो मिनी फ्लड घोषित किया जा सकता है। वीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। मानसून भले ही पूरे देश में मेहरबान हो गया हो, लेकिन सुखना लेक का वाटर लेवल कम हो रहा है। लेक पर वाटर लेवल कम होने से यहां पहुंच रहे लोगों में मायूसी है। मानसून बेशक पूरे देश को भिगो रहा है, लेकिन चंडीगढ़ के सुखना लेक पर मानसून अभी तक मेहरबान नहीं हुआ है। मानसून यूं तो पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, लेकिन चंडीगढ़ के सुखना लेक पर अब तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है। बारिश नहीं होने की वजह से अब तो सुखना लेक का वाटर लेवल भी कम होने लगा है। पूरे देश में मॉनसून की आमद हो चुकी है, लेकिन सुखना लेक पर मॉनसून की मेहरबानी नहीं दिख रही। पिछले कुछ महीनों में पड़ी भीषण गर्मी के कारण सुखना लेक का पानी का लेवल बहुत ही कम हो चुका है, जिसकी भरपाई मॉनसून भी नहीं कर पा रहा। पूरे देश से सुखना लेक पर सैलानी घूमने आते हैं और सुखना लेक का नज़ारा देखते हैं, लेकिन आजकल ये नज़ारा कुछ फीका पड़ रहा है। चंडीगढ़ में सुखना लेक एक ऐसी जगह है जहां स्थानीय निवासियों के अलावा बाहर से भी लोग इसकी खूबसूरती को निहारने यहां आते हैं। सैलानियों को यहां वक्त गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन लेक में पानी का स्तर कम होने से सैलानी भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पानी का लेवल इतना कम हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ की ब्यूटी देखने में थोड़ी कम है। इवन पानी क्लीन भी नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यहाँ आके। पानी का लेवल तो कम हुआ ही है, नो डाउट। बारिशों का इतना पानी आ रहा है, आई एम रियली नॉट श्योर, बट क्लीनलीनेस में तो फर्क है ही है। सुखना और प्राकृतिक छटा को निहारने की चाह में अक्सर लोग सुखना लेक का रुख करते हैं, लेकिन मानसून की बारिश नहीं होने की वजह से अब यहाँ लोगों का आना जाना कम होने लगा है। साथ ही लेक की सफाई भी प्रशासन के लिए एक चुनौती बनी हुई है। सुखना लेक में बारिश नहीं होने की वजह से वाटर लेवल लगातार गिर रहा है, जिससे आने वाले सैलानी भी मायूस हो रहे हैं। चंडीगढ़ से रविंदर सिंह के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। एडीओ डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की एक छोटी सी मुहिम आज हजारों किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। साल 2008 में सुरेंद्र दलाल ने हरियाणा के किसानों को जागरूक करने के लिए कीट साक्षरता मिशन की शुरुआत की थी, और आज ये मिशन अपने मकसद में कितना कामयाब हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पता चल पाएगा। साल 2008 में शुरू हुई कीट साक्षरता मुहिम हरियाणा के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किसानों के बारे में एक कहावत है कि उन्हें बहकाना आसान है लेकिन समझाना मुश्किल। लेकिन हरियाणा में जागरूक किसानों का एक ग्रुप इस मुश्किल काम को अंजाम देने में जुटा है। जागरूक किसानों का ये ग्रुप गांव-गांव जाकर किसानों को खेती के सबसे बड़े दुश्मन कीटों के बारे में शिक्षित कर रहा है। मुख्य तौर पर दो श्रेणी है कीड़ों की, शाकाहारी और मांसाहारी, जो कि किसानों को अभी तक उनके बारे में ज्ञान नहीं है। और इस तरह से हम मौके पर ला करके किसान को ये दिखाते हैं कि ये जो कीट है ये शाकाहारी है, ये कीट मांसाहारी है। शाकाहारी कीट फसलों को खा के गुजारा करते हैं, फसलों में नुकसान करते हैं, और मांसाहारी कीट फसलों को कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन जो कीड़े हैं शाकाहारी उनको खा करके गुजारा करते। दरअसल ग्रुप से जुड़े इन किसानों को कीटाचार्य कहा जाता है। कीटाचार्य किसानों को बताते हैं कि सभी कीट उनके दुश्मन नहीं है और एक निश्चित तादाद तक कीटों के फसलों पर आने से डरने की जरूरत नहीं है। आम किसान ही नहीं बल्कि सैकड़ों महिला किसान भी कीटों के बारे में विस्तार से जानती हैं। अब महिलाएं भी मैग्नीफाइड लेंस की मदद से दिखने वाले कीटों के बारे में न सिर्फ बखूबी जानती हैं बल्कि दूसरों को भी समझाती हैं। ये मांसाहारी शाकाहारी उनकी पहचान कर हमने सारा खा छोड़ रखा जहर का। सारी जितनी लागी है मेरा गलियां 3 गांव की महिला हम काम कर रहे हैं इसमें। जब से हमने जहर छोड़ा है तो पर एकड़ हमारा 4 से 5 हजार रुपए का तो ये खर्चा कम हो गया। दूसरा हमारा पर्यावरण शुद्ध हो गया। स्वर्गीय सुरेंद्र दलाल की ओर से शुरू की गई इस मुहिम से आज आम किसान से लेकर महिलाएं, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान और इंजीनियर्स तक जुड़े हुए हैं, जो किसानों को कीटनाशक मुक्त सस्ती खेती के बारे में
जागरूक कर रहे हैं। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। चलिए अब आपको फरीदाबाद की एक ऐसी जेल में ले चलते हैं जहां कैदियों को बताया जा रहा है कि अगर जेल में कोई कैदी बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। आप भी देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद जेल में एक खास ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था मुश्किल वक्त में जिंदगी बचाना। ये फरीदाबाद जेल के अंदर की तस्वीर है, जहां कैदी किसी की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। दरअसल डॉक्टरों की एक टीम इन्हें ये बता रही है कि अगर जेल में किसी कैदी को अचानक कोई बीमारी हो जाए तो उसे प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए। या हार्ट अटैक आ गया हो या दिमाग का लकवा आ गया हो, अगर मरीज बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद अगर हार्ट ने उस वक्त काम करना बंद कर दिया है, उसके बाद आप अगर उसे पहले 10 मिनट के अंदर आपने इस तकनीक का यूज़ किया, जैसे CPR और BLS ट्रेनिंग बोलते हैं, अगर उस तकनीक का यूज़ किया तो आप मरीज को अस्पताल जिंदा हालत का मतलब कि उसका हार्ट जो दिमाग को खून पहुंचा पा रहा है उस हालत के अंदर आप ले सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रात के वक्त तबीयत खराब होने पर तुरंत से डॉक्टर या एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन अब इन कैदियों को ये पता चल गया है कि वैसी स्थिति में क्या करना है और कैसे मरीज को बेहोश होने से बचाना है। रात के वक्त थोड़ा फायदेमंद इसलिए रहता है कि डॉक्टर को बुलाने में और एम्बुलेंस जो हमारे हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए ये है कि उस टाइम पे फर्स्ट एड जल्दी दी जाएगी, आदमी की थोड़ा रिकवर कर सके। जेल में हुई इस खास ट्रेनिंग से कैदी भी काफी खुश हैं। वहीं जेल अधीक्षक का मानना है कि ऐसी ट्रेनिंग सभी जेलों में होनी चाहिए, ताकि मुश्किल हालात में किसी की जिंदगी बचाने का हुनर सीखने का मौका ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। जेल में लगाए गए इस ट्रेनिंग कैंप से कैदियों ने बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के कैंप और भी जगह लगाए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग किसी की जिंदगी बचाने का हुनर सीख पाएं। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। और आइए अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे जाबाज जवानों से जिन्होंने शारीरिक तौर पर अक्षम होते हुए भी एक अनोखी मिसाल पेश की है। हमारे देश के वीर सपूत हर क्षेत्र में लोगों का दिल जीतने में माहिर हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी इनके हौसले हजारों लाखों लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आते हैं। ये जाबाज मिसाल है कि अगर दिल में जज्बा हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती, और ये जवान इसी बात को साबित भी कर रहे हैं। तस्वीरें हैं इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर भानु चंडीगढ़ की, जहां BSF, ITBP, CRPF के करीब 120 सिपाही से लेकर कमांडेंट तक रैंक के अधिकारी बैडमिंटन, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसे खेलों में गर्मी के दिनों में पसीना बहा रहे हैं और लड़ाई के मैदान के बाद अब खेल के मैदान में मेडल जीतने के लिए बेताब हैं। डर कट गया था तो मुझे लगा था मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब से संस्था से जुड़ा हूँ, मैं फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, तब से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं तब से इस संस्था में आया हूँ, तो खुद स्विमिंग कर रहा हूँ, खूब बैडमिंटन खेल रहा हूँ, व्हीलचेयर से बड़े चल रहा है। मेरे मन में ये है कि मैं फोर्स के लिए, CRPF के लिए कुछ कर सकूँ, जितना होगा तो मैं करने की कोशिश करूँगा। BSF में सर्विस कर रहे सुनील कुमार यादव ने बताया कि उसकी ना ही एक बाजू है और ना ही एक टांग है। एक समय था जब लगता था कि अब जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अभी नहीं। अब मन में एक ही विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब वो साइकिलिंग, बैडमिंटन और स्विमिंग तीनों बड़े ही आराम से करते हैं। सुनील कुमार को उम्मीद है कि वो अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। एक टाइम था जब उस टाइम मिस हैपनिंग हुई तो उस टाइम पे बड़ा फीलिंग हुआ था, बड़ा बोरिंग लगा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। मेरी प्रयास रहेगा ज्यादा तक कि मैं कुछ न कुछ BSF के लिए जो है ना कुछ कर पाऊँ। इस मुहिम में जुटे आदित्य मेहता के मुताबिक कुल 140 जवानों का चयन हुआ था, जिनमें 120 पूरी तरह से मैदान में आने के लिए फिट हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आने वाले समय में पैरा गेम्स में अगुवाई भी कर सकते हैं। देश के कई और ऐसे जवान भी हैं जो पहले तो देश के लिए लड़ाई के मैदान में लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन अब खेल के मैदान में वो तिरंगे को विश्व में लहराना चाहते हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ एस गोपालपुरी, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बेखौफ बाइकर्स के गैंग का हुड़दंग देखने को मिला। दिल्ली की सड़कों पर फिर से बाइकर्स का हुड़दंग देखने को मिला। ये हुड़दंगी बाइकों पर कई घंटों तक स्टंट दिखाते रहे और पुलिस नदारद रही। बीती रात दिल्ली के इंडिया गेट पर बाइकर्स ने सरेआम स्टंट किया।
कई घंटों तक बाइकर्स इंडिया गेट और आसपास की सड़कों पर हुड़दंग मचाते रहे, लेकिन बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इंडिया गेट के आसपास बाइकर्स के स्टंट के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान नदारद रहे। बिना हेलमेट पहने बाइकर्स इंडिया गेट और आसपास दूसरों और खुद की जान को जोखिम में डालकर स्टंट करते रहे। इससे पहले भी दिल्ली में कई बार बाइकर्स कानून को ठेका दिखाकर हुड़दंग मचा चुके हैं। 23 मई 2016 को शब बारात के मौके पर बाइकर्स ने हंगामा किया, सड़कों पर बाइकर्स के चालान काटे गए। 4 जून 2015 को भी शब बारात के मौके पर बाइकर्स ने बेखौफ होकर स्टंट किए। 23 जुलाई 2014 को स्टंटबाजी के दौरान बाइकर्स की पुलिस से झड़प हुई। बाइकर्स ने पीसीआर वैन पर पथराव भी किया। 6 अप्रैल 2014 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के सरकारी घर के पास बाइकर्स ने स्टंट करते हुए हंगामा किया। 250 बाइक जब्त की गयी। 28 जुलाई 2013 को भी ली मेरिडियन होटल के पास स्टंट कर रहे बाइकर्स पर पुलिस की फायरिंग में एक बाइकर की मौत हो गई। सुरक्षित माने जाने वाले इंडिया गेट और आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और नियम कायदों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। अमृतसर, फिरोजपुर समेत पंजाब के कई हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ जुड़े हैं जिनको हम भूचाल के बारे में जानते हैं। आप क्या जानते हैं कि कैसा ये भूकंप था, ये अर्थक्वेक कैसा था? ये एक अजीब किस्म का भूकंप सा अर्थक्वेक था जो पहले काफ़ी ज़िंदगी में, मैं 65 साल का हूँ, 70 साल का, अर्थक्वेक आते रहे हैं, पर इस तरह का झटका जो लगा जैसे तोप का गोला निकलता है, इस तरह की आवाज़ थी जैसे तोप का गोला चला और बिल्डिंग हिली, और झटका बहुत मतलब जोरदार थी। हाँ, लोग किवें सहमे हुए ने या किस तरह का माहौल है? कि पहले कोसले महसूस किया, कईयां दे पसीने आ गए चेहरे ते, भी जे कोई 1-2 झटके होर आ गए हो सकता भी लोग बाहर आ गए। कोशिश की भी, क्योंकि एक झटके तो बाद दूजा झटका जिहड़ा आउणा कई वारी संभव होंदा भूचाल दे विच, तो लोग ये महसूस कर रहे सी कि हो सकता भी इस तो बड़ा झटका जे आ गया, पर अल्लाह ताला का खुदा दी मेहनत नाल। चलो, आप देख सकते हैं कि कैसे फिरोजपुर वासी जो हैं वो भूकंप के जबरदस्त झटकों से पूरी तरह सहमे हुए हैं, और फिरोजपुर के साथ साथ अमृतसर, फाजिलका और फरीदकोट में भी भूकंप के झटके जो महसूस किए गए। बॉक्सर विजेंद्र की जीत पर हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने भी बधाई दी है। विज ने उम्मीद जताई है कि विजेंद्र दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बनने की काबिलियत रखते हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट चैंपियनशिप जीतने के बाद हरियाणा के खेल मंत्री ने बधाई देते हुए कहा है कि विजेंद्र दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बनेंगे। सोनीपत के साई से खेल केंद्र में आयोजित ट्रेनिंग कैंप में आजकल ग्रीको रोमन कुश्ती के पहलवान हरदीप और रविंदर पसीना बहा रहे हैं। इनकी नजर 14 और 15 अगस्त को होने वाले रियो ओलंपिक में ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले पर है। सोनीपत के साई खेल केंद्र में आयोजित ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस कर रहे पहलवान हरदीप और रविंदर को उम्मीद है कि कुश्ती इवेंट में वे रियो में गोल्ड जरूर जीतेंगे। मेहनत, मेहनत और मेहनत, यही राज है और यही रास्ता है किसी भी लक्ष्य को पाने का, जिस पर आजकल सोनीपत के साई खेल केंद्र में ग्रीको रोमन कुश्ती पहलवान हरदीप और रविंदर दौड़ रहे हैं। दोनों जी जान से पसीना बहा रहे और नजर है सीधे गोल्ड मेडल पर। ओलंपिक के ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में भारत 12 साल बाद हिस्सा बनने वाला है, जिसके मुकाबले रियो ओलंपिक में 14 और 15 अगस्त को होने वाले हैं, और दोनों पहलवान इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। झज्जर के रहने वाले पहलवान रविंदर खत्री और जिंद के रहने वाले पहलवान हरदीप का कहना है कि वो गोल्ड जीतने में जी जान लगाए, और इसके लिए वो ओलंपिक से पहले जॉर्जिया में भी ट्रेनिंग लेंगे। देखो, ओलंपिक का मेडल तो मेरे लिए सबसे बड़ा मायने रखेगा, और इससे खुशी की बात और कोई नहीं होगी। यहाँ पे तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और सारी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। रियो ओलंपिक की मैं ज़बरदस्त तैयारी कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने देश को मेडल दूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं वहाँ पे अपने देश का सम्मान रखूँगा। साई खेल केंद्र में ग्रीको रोमन कुश्ती के पहलवानों को कठोर मेहनत करा रहे कोच कुलदीप सिंह का कहना है कि इस बार ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में देश को मेडल मिलेगा। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद है मेडल की भी मेरे को भी। 12 साल बाद ओलंपिक का हिस्सा बनने वाले ये दोनों पहलवान रियो ओलंपिक में 14 और 15 अगस्त को
अपना दमखम दिखाने को बेताब हैं। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। 36 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में जगह बनाई है। ऐसे में इस टीम से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। सिरसा के गांव जोटका की रहने वाली सविता पुनिया का गोलकीपर के तौर पर टीम में चयन हुआ है। परिजनों में खुशी है और सविता से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। 36 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में जगह बनाई है। ऐसे में इस टीम से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। सिरसा का छोटा सा गांव जोंधका, इस गांव को एक नई पहचान दिलाई है सविता पूनिया ने। अपने शानदार खेल की बदौलत आज सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की एक मजबूत स्तंभ बन गई हैं। रियो ओलंपिक में सविता पूनिया से न केवल उनकी टीम को काफी उम्मीदें हैं, बल्कि पूरा देश सविता से उम्मीद लगाए बैठा है। जब बेटी का सिलेक्शन रियो ओलंपिक के लिए हुआ तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। परिवार को उम्मीद है कि उनकी बेटी जरूर देश का नाम रोशन करेगी। हम चाहते हैं ओलंपिक में बहुत बढ़िया खेले, सभी टीमें एकजुट होकर खेले, मेडल लाए देश के लिए और दूसरों देशों के सुधारे। और उम्मीद है कि ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम बहुत अच्छा करेगी। सविता पूनिया को बेस्ट गोलकीपर यूं ही नहीं कहा जाता। ये तमाम मेडल्स सविता की कामयाबी की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 7वीं वुमेन एशिया कप में सिल्वर, सिडनी में हुए ऑस्ट्रेलिया यूथ फेस्टिवल में ब्रॉन्ज और साउथ अफ्रीका में हुए 4 देशों के टूर्नामेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इन सभी जीतों में गोलकीपर के तौर पर सविता पूनिया की अहम भूमिका रही है। सविता जो है ये गोलकीपर की पोजीशन पे खेलती है और ये शुरू से ये मेरे पास 2005 में यहाँ पे मेरे पास आई थी। तो शुरू से ही इसके अंदर एक जो गोलकीपर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो कोच देखते हैं कि उसकी हाइट, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी जो मूवमेंट्स हैं, बड़ी शार्प मूवमेंट्स हैं। सिरसा के गांव जोतका की रहने वाली सविता पुनिया का भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर के तौर पर चयन हुआ है। ऐसे में परिजनों को सविता से रियो में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। चंबा से 80 किलोमीटर दूर तीसा के मलवास गांव में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। गांव के कई रास्ते शहर से कट चुके हैं और बिजली पानी भी पूरी तरह से ठप हो गया है। कहते हैं जब कुदरत अपना तांडव दिखाती है तो ये तस्वीरें बयान करने के लिए काफ़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सुबह यहाँ तीसा से ठीक 50 किलोमीटर की दूरी पे मलवास गांव है। यहाँ बादल फटा और 4 से 5 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। गांव के जो घर थे 5-6 घर जो हैं उसमें बह गए हैं, कहीं भी उनका नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारा मलबा जो घरों में घुस गया है। ये एक तस्वीर, ये एक नमूना है। इसके अलावा 5-6 घर ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आने से जो है बह गए हुए हैं। तो गाँव के लोग दहशत में हैं। कई घरों को जो है नुकसान हुआ है, कई घर जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कई घरों को दरारें पड़ चुकी है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे अभी तक फिलहाल नहीं पहुँचा है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोकल राजनीति होती है वो लोग भी कोई नहीं पहुँचे हैं। तो लोगों को जो है गुस्सा लोगों के चेहरों पर साफ देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि 4 से 5 घर जो यहाँ बह गए हैं और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक घाट जो होते हैं पंचक्की के वो भी बह चुके हैं। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना गाँव वालों को करना पड़ता है। कई रास्ते हैं जो कट हो चुके हैं, पानी की समस्या गाँव में हो चुकी है, बिजली की समस्या गाँव में हो चुकी है। तो ये लोग चाहते हैं कि इन्हें जो है उचित मुआवजा दिया जाए ताकि ये लोग अपना घर फिर बना सकें। मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया, मलवास। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कहर पर पानी लगा है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो भूस्खलन ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने आफत की दस्तक दे दी है। कहीं नदियां उफान पर है और कहीं भूस्खलन से लोगों में डर का माहौल बन गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक क्या दी, लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। भारी बारिश की वजह से आसमान से बरस रही आफत की बारिश, नदियां उफान पर, जगह जगह भूस्खलन। शिमला में भूस्खलन शुरू हो गया है। शिमला के महली में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया है। वहीं शामियाना में बारिश के साथ आया मलबा भी परेशानी का सबब बन गया। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़क भी बाधित हुई है। मानसून फिर से दोबारा से एक्टिव हुआ है। पिछले 24 घंटों में भी हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की। कुछ एक स्थानों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की। भारी बारिश जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा में रिपोर्ट की गई। इधर मौसम विभाग ने अभी और बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश के निचले हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है।
आने वाले दिनों में भी जो मौसम है वो ख़राब रहेगा। आने वाले दिनों में जो 3-4 दिन लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी बारिश भी होने की संभावना है। भारी बारिश जो हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स वाले इलाके हैं वहाँ भी हो सकती है। प्रदेश में जारी भारी बारिश का असर करीब करीब सभी इलाकों में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बारिश कांगड़ा और मंडी में दर्ज की जा रही है। वहीं राजधानी शिमला में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं प्रशासनिक व्यवस्था की पोल भी खोल रही हैं। जहां मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, वहीं मौसम के बदलते रुख को देख के प्रशासन भी अलर्ट पे है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। और अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के मौसम के हाल के साथ। मानसून की दस्तक के साथ सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मॉनसून ने करीब करीब देश के सभी राज्यों में अपनी दस्तक दे दी है, जिसका राज्यों के तापमान पर साफ असर दिखने लगा है। हिसार का पारा गिरकर 33 पहुंच गया है, तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुड़गांव का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के शहरों का रुख करते हैं। अमृतसर में 33 डिग्री सेल्सियस, बठिंडा में 33 डिग्री सेल्सियस और पटियाला में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि लुधियाना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। शिमला की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में अभी मौसम यूं ही सुहाना बना रहेगा, लेकिन बारिश के मौसम में सावधानी जरूर बरतें। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है, लेकिन तापमान में आई गिरावट से मौसम जरूर सुहावना हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।